अपन एकल झर्री से प्रकाश का विवर्तन पढ़ चुके थे। सबको क्लियर है यहां तक? तो इसका ग्राफ देखें आप एक बार, सुनो। हमने एक ग्राफ तो पढ़ा था व्यतिकरण का, है ना? नहीं, एक तो अपन ने ग्राफ पढ़ा था व्यतिकरण का। अब देखेंगे अपन किसका? विवर्तन का। तो हेडिंग है विवर्तन में तीव्रता आरेख बोलते हैं इस चीज को, तीव्रता आरेख। आपको व्यतिकरण वाली कहानी याद है क्या? व्यतिकरण वाली कहानी याद है ना? सभी फ्रिंजों की चौड़ाई बराबर होती है, लैम्बडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, और सबकी तीव्रता बराबर हुआ करती थी 4 I0 तक। विवर्तन में ध्यान से देखना, व्यतिकरण में हम दीप्त अदीप्त ना बोलकर क्या उच्चिष्ट निम्निष्ट काम में लेंगे? अरे हाँ या ना? दो तरह की कहानी थी। जब मैं उच्चिष्ट की बात करूंगा तो क्या ए साइन थीटा एन लैम्बडा होगा? क्या ए साइन थीटा एन लैम्बडा होगा? ऐसो करो। जब हम, तुम यार हर चीज में क्यों करते हो? मेरे समझ में ये बात, मैं हरदम सत्य बोलूं ये कतई जरूरी नहीं है। उच्चिष्ट की कंडीशन क्या थी? अब तो बोल ही दोगे कम से कम। व्यतिकरण से उल्टा सोचने को बोला था मैंने। उच्चिष्ट मतलब चमक ज्यादा, वहां तो एन लैम्बडा दिमाग में आता है, और यहां रहेगा 2n+1 लैम्बडा बाई 2। ये कहानी किसके लिए थी? और एक नाम और आया था निम्निष्ट, बराबर है। यहां से जब हमने थीटा निकाला 2n+1 लैम्बडा बाई 2a, और यहां से जो थीटा निकाला n लैम्बडा बाई a, है ना? केंद्र तो हमेशा उच्चिष्ट ही रहेगा। इसका नाम था केंद्रीय उच्चिष्ट। आगे देखो, निम्निष्ट को ध्यान से देखना। पहला निम्निष्ट कहाँ बनेगा? n का मान बन जमा के देख लो। इसमें कहाँ बनेगा साहब? लैम्बडा बाई a पर, और इधर होगा माइनस लैम्बडा बाई a पर। पहला निम्निष्ट। दूसरा निम्निष्ट 2 लैम्बडा बाई a पर, -2 लैम्बडा बाई a पर, फिर 3 लैम्बडा बाई a पर। कैसे बनेंगे? कैसे? ऐसा बना करके इस टाइप में चलेगा। इसमें आप ध्यान से देखिए, पहली बात तो चौड़ाई की बात करें अगर हम, तो क्या सभी फ्रिंजों की चौड़ाई बराबर है? ना। केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई है 2 लैम्बडा बाई a, इधर लैम्बडा बाई a, उधर लैम्बडा बाई a, कुल मिलाकर 2 लैम्बडा बाई a, पर और फ्रिंजों की चौड़ाई है केवल लैम्बडा बाई। तो पहली बात तो चौड़ाई बराबर, जबकि व्यतिकरण में क्या सभी फ्रिंजों की चौड़ाई बराबर थी? लैम्बडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। पर विवर्तन में केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई क्या होती है? ज़्यादा, और फिर चौड़ाई क्या होती है? कम। एक बात। तीव्रता देखना, क्या व्यतिकरण में सारी तीव्रताएं बराबर थी क्या? और यहाँ तीव्रताएं बराबर हैं क्या? केंद्रीय उच्चिष्ट ज़्यादा चौड़ा है, और फिर तीव्रता में कमी आ रही है। शायद कमी क्यों आ रही है भाई? क्या आपने केंद्रीय उच्चिष्ट के तो आपने हिस्से ही नहीं किए थे? याद करो, केंद्रीय उच्चिष्ट में तो सीधी किरणें आई थी, उनमें पथांतर कितना था? 0, और सीधा उच्चिष्ट प्राप्त हो रहा था। फिर पहले उच्चिष्ट के लिए आपने कितने हिस्से किए? उच्चिष्ट के 2 हिस्से करे सुगर, 2 में उच्चिष्ट बन जाएगा निर्णायक को 3। अरे 2 हिस्से आपने करे, पथांतर लैम्बडा माना, तो 2 हिस्से करे, 2 किरणें तो कट जाती है ना आपस में।
तो पहले उच्चिष्ट के लिए कितने हिस्से करे? उनमें से एक हिस्सा ही तो उच्चिष्ट बना रहा होगा। जो मानो 300 किरण आ रही हैं और तुमने 3 हिस्से में बांट लिया, तो क्या आपके लिए 100 किरण काम किए? 100 और 100 नष्ट हो गई ना। फिर आपने अगली बार 300 के 5 हिस्से किए तो 60 ही बट में आ रही है। अरे हाँ या ना? तो जो जो बन रहा होगा ग्राफ वो 60 किरणों का बन रहा होगा। क्या किरणों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है? तो तीव्रता ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? कम। ऑटोमेटिक क्या होगी? 2 बात समझने लायक है। केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई भी ज़्यादा होती है और चमक भी क्या होती है? ज़्यादा। और उच्चिष्टों की तीव्रता धीरे धीरे क्या होती जाती है? कम। तो अब ग्राफ बनाए पहले तो एक बार जल्दी से। ग्राफ बनाए। हो गया? बनाओ बैठे बड़े से ग्राफ बनाओ। दोनों ग्राफ है बोर्ड में पूछे जा चुके हैं भाई ना, व्यतिकरण का भी विवर्तन का भी। बना लिया क्या? हेडिंग लगाओ। नेक्स्ट है व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर। व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर। कल पेपर कैसा हुआ आपका? कल मैं आपसे चैप्टर नंबर 12 पूछूंगा भाई एक बार ना, लगभग समाप्ति की ओर है। कोर्स भी ऑलमोस्ट समाप्त है। मुश्किल से एक आध जो लेक्चर बचा हुआ है वो अपन रिवीजन के टाइम पे लेते रहेंगे, उसको जो भी बच रहा होगा। और कुछ चीज़ कटवाई भी देंगे आपको भाई, भी तो पूरा पढ़ाया था ना पहले, तो उसमें से शॉर्ट करवा के जाएंगे आपसे, ठीक है ना? हाँ साथ में अरे मैं क्यों बात सुन लो। ऑलमोस्ट चैप्टर समाप्त है आपका, 2 घंटे बढ़ा के आज पूरा कर दूंगा। कल मैं पहले चैप्टर नंबर 12 पूछूंगा, है ना भाई? अपना पूछने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, तो गधांग की मार पड़ेगी, ध्यान रखना। ना पता होगी तो मैं उड़ेंगे कल सवन अवगत करा दूंगा, है ना? चैप्टर नंबर 12 पूरा कंठस्थ पढ़ के आना है, ज़्यादा बड़ा थोड़ी है, पढ़ पाओगे आराम से। इसमें से आधे कहाँ है, इतना कठिन कहाँ है?
आधा पूरा कितने पन्नों का है काउंट करने के बाद? आठ पन्नों का है। हो जाएगा हो जाएगा। मैं कह रहा हूं भाई सुनो, 8 पन्नों का हो जाएगा ना? क्या 2 हिस्से करें? चलो 2 कर देते हैं। 2 दिन में पूछेंगे, मतलब कल और परसों। तो बताओ कल कहाँ तक? पूरा व्यतिकरण है ना? सुनो, न लगो, जहां व्यतिकरण का थ्योरेटिकल खत्म हो रहा है उतना करके आओ आप। व्यतिकरण थ्योरेटिकल पूरा हो रहा है ना यहाँ तक? श्वेत प्रकाश से व्यतिकरण हेडिंग है कि वहां तक करके आना है कल आपको, है ना? कर पाओगे? फिर अगले दिन इसके क्वेश्चन प्लस विवर्तन। ठीक है? पर सुन लो, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा काम थोड़ी है। अरे ज़्यादा काम थोड़ी है। कर पाओगे ना इतना? तो अब कल हो ही जाना चाहिए भाई, इतना, है ना? अदरवाइज फिर चक्कर पड़ जाएंगे बातों में। कहा नहीं, स्टार्टिंग तो ऐसे चलाएंगे। 11वां करा दिया, 12वां ये हो ही गया है, 13वां लेंगे पहले। इनको कर लें पहले पूरे से एक बार। पहले 11 से 17 पूरे कर लेते हैं, फिर लेंगे पहले से, ऐसे नहीं लेंगे। क्योंकि ज़्यादा नंबर का जो पोर्शन है, 30 नंबर का पोर्शन है 7 चैप्टरों में, 11 से 17 में। तो पहले 2 हिस्से कर रखे मैंने दिमाग में, 1 से 10 और 11 से 17। जिस दिन आपका ऐसा हो जाए कि भाई 11-17 पूरा कंप्लीट है, कुछ भी बचा नहीं है और सब कुछ याद है, उसी के बाद फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। उससे पहले नहीं करेंगे। खिचड़ी थोड़ी पकाएंगे, क्या फायदा है? कौन सा बेफिक्र है, वो अपनी जिम्मेदारी है ना, अपन रहे ना। 11 से 17 का आगे से कोई लिंक नहीं है 1% भी, कि प्रकाश वाले चैप्टर है। और 1 से 10 तक के हम पढ़ते हैं विद्युत और चुंबक के बारे में, तो कतई कोई 1% ही लिंकअप नहीं है शायद मेरे हिसाब से। तो ठीक है ना? तो जिस दिन आपको 11-17 पूरा हो जाए बिल्कुल कंठस्थ, उस दिन अपन पहला स्टार्ट कर देंगे। ठीक है? पहले 11 से 17 30 नंबर का मैटर पूरा पक जाए, उससे पहले मैं पहला स्टार्ट नहीं करूँगा। क्योंकि अभी इसको भी पूरा, इसको भी छीलें धाएँ, उसकी भी छीलें, पर क्या अर्थ निकलेगा? उस चीज़ से कोई मतलब नहीं निकलता भाई। कम पढ़ो पर पूरा पढ़ो, तभी बच्चे फेल हो जाते हैं। 100 नंबर का पढ़ के जाते हैं ना, वो नंबर आते हैं 1 या 2। ऐसा काम क्यों करें? पहले 30 नंबर का पूरा मैटर पक जाए आपका। 11वां चैप्टर में बता दिया कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है आपको, बता दिया ना? लेंस से बाद का पूरा पढ़ लेना। कोई नया बच्चा हो, कोई डाउट हो तो मुझसे कंसिडर कर लेना। अभी क्लास के बाद आ जाया करो बाहर, तुरंत मैं बता भी दूंगा, है ना? या छुट्टी में पूछ लेना कोई ऐसी समस्या होता आपकी वाले। 12वां मैंने सबको पढ़ाया है, शायद 17वां यहीं पढ़ाया है और 16वां यहीं पढ़ाया है। 13, 14, 15 दोबारा करा देंगे। ठीक है? टाइम बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है, और बात है पूरा याद होना चाहिए तरीके से। तो कल आप आधा चैप्टर नंबर 12 याद करके आओगे सब भाई। तो मैं बहुत प्यार पूर्वक कह रहा हूँ, अच्छे से पढ़ के आ जाना एक बार के कहने से ही ना, दिमाग खराब ना हो। अदरवाइज आपको मजबूरी बस पढ़ना पड़ेगा फिर। ठीक है ना? लिखो, इसको पूरा करते हैं। हेडिंग लिखे व्यतिकरण और विवर्तन में पन्ने के 2 हिस्से करो, एक साइड व्यतिकरण, एक साइड विवर्तन। 4-5 लाइन खींच लो। व्यतिकरण और विवर्तन, जैसे फ्रेनेल फ्रेनों पर पढ़ा हमने वैसे ही।
और व्यतिकरण में 1 नंबर पॉइंट लिखे हैं आप, सुनना मेरी बात सुनो ध्यान से, समझने की बात है। इधर देखो, देखो व्यतिकरण भी तरंगों के अध्यारोपण पर आधारित है ना, और विवर्तन भी तरंगों के अध्यारोपण पर आधारित है। अंतर किस चीज का है? अंतर है स्रोत का। व्यतिकरण में तो तरंगे कला संबद्ध स्रोतों से आती हैं। 2 अलग अलग कला संबद्ध स्रोत है ना, S1 और S2, उससे आती है। और विवर्तन में एक ही स्रोत के अलग अलग हिस्सों से आती है। यही तो अलग कर रहा है चीज को। अदरवाइज आपने जब लैम्बडा पथांतर लिया था तो समकोशी व्यतिकरण था, पर विवर्तन आते आते वो विनाशी बन गया, क्योंकि आपने लिया तो लैम्बडा, पर विभाजन करने की वजह से वो पहुंचा λ/2 और λ/2 के साथ। ऐसा कुछ हुआ होगा। तो सबसे बड़ा अंतर तो आप ये लिखिए इनमें पहले, व्यतिकरण में पॉइंट नंबर 1 डालकर लिखे हैं आप, क्या? यह मतलब व्यतिकरण, यह है 2 कला संबद्ध, यह 2 कला संबद्ध स्रोतों से प्राप्त कला संबद्ध स्रोतों से प्राप्त तरंगों के अध्यारोपण से प्राप्त होता है। यह 2 कला संबद्ध स्रोतों से प्राप्त तरंगों के अध्यारोपण से प्राप्त होता है। और विवर्तन क्या लिखोगे बताओ? यह है एक ही स्रोत के अलग अलग हिस्सों से, एक ही स्रोत के अलग अलग हिस्सों से प्राप्त तरंगों के अध्यारोपण से होता है। एक ही स्रोत के अलग अलग हिस्सों से प्राप्त तरंगों के अध्यारोपण से होता है। हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखिए, याद करो व्यतिकरण में सभी फ्रिंजों की चौड़ाई बराबर रहती है। तो लिखो इस पॉइंट को, व्यतिकरण में सभी फ्रिंजों की चौड़ाई समान रहती है। सभी फ्रिंजों की चौड़ाई समान रहती है। और विवर्तन में क्या लिखोगे? विवर्तन में क्या लिखोगे? इसमें केंद्रीय उच्छिष्ट, केंद्रीय उच्छिष्ट की चौड़ाई ज्यादा होती है। नंबर 3, तीव्रता का पॉइंट बना दें। अरे पहला तरंगों के प्रकार का बना दिया, दूसरा चौड़ाई का बना दिया, और तीसरा तीव्रता का। तीव्रता कैसे बनाए बताओ? देखो व्यतिकरण लिखो, इसमें सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रताएं समान होती हैं। सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता समान होती है। इसमें क्या लिखें? इसमें क्या लिखें? इसमें क्या कहूं? केंद्रीय उच्छिष्ट की तीव्रता अधिकतम होती है। केंद्रीय उच्छिष्ट
की तीव्रता अधिकतम होती है तथा अन्य उच्चिष्टों की तीव्रता निरंतर घटती जाती है। केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता अधिकतम होती है और अन्य उच्चिष्टों की तीव्रता निरंतर घटती जाती है। एक और लगाओ। देखो, यदि तरंगों के आयाम समान हो तो बिल्कुल समान हो, तरंगों के आयाम समान हो तो अदीप्त फ्रिंज की तीव्रता शून्य होती है। सही बात है ना? अदीप्त में से तीव्रता कम होती है, पर आयाम बिल्कुल बराबर हो जाएंगे तो बिल्कुल जीरो हो जाएगा ना। यदि आयाम समान हो तो अदीप्त फ्रिंज की तीव्रता शून्य होती है। और इसमें रखना, इसमें निम्निष्ट की तीव्रता शून्य नहीं होती, थोड़ी सी रहती है, शून्य नहीं होती। इसमें निम्निष्ट की तीव्रता शून्य नहीं होती। शून्य नहीं होती। बस बोल देना भाई। ये हुआ इनमें अंतर। एक छोटी सी हेडिंग और थ्योरेटिकल है, कुछ अंश इसके आपको याद करने होंगे ना। हेडिंग लिखें आप, हेडिंग डालें आप कोणीय विभेदन। मैं कह रहा हूं जो चीज लिखने पर ध्यान दें। हेडिंग लिखें आप कोणीय विभेदन। देखो मैं समझाऊं थोड़ा। कोणीय विभेदन समझना। देखो इधर देखो, देखो विभेदन एक दिन मैंने आपको समझाया था ना। पहले इस शब्द का अर्थ देखें, सुनो थोड़ा सा, कि विभेदन क्या होता है। क्या अर्थ होगा भाई? विभेदन मतलब भेदन करना, और भेदन करना मतलब चीज़ों को अलग अलग देखना, चीज़ों को अलग अलग देखना। फॉर एग्जाम्पल्स, यहाँ दो लाइट है, मेरी बात समझना। मैं बहुत दूरी से देख रहा हूँ उनको यहाँ से, तो हो सकता है कि मुझे दो लाइट अलग अलग ना देखकर, लोग एग्जाम्पल दिया ना एक दिन, आपने महसूस भी किया होगा, शायद कभी नहीं किया। अगर सड़क बहुत सीधी हो ताकि साधन बहुत दूर से दिख रहा हो, कभी देख लेना रात में, तो आप देखोगे कि जब साधन बहुत दूर होता है तो पता नहीं लगा पाते अपन एग्जैक्ट कि ये टू व्हीलर है कि फोर व्हीलर है। क्योंकि टू व्हीलर फोर व्हीलर का मतलब लाइट अलग अलग हैं कि एक संग है। फिर आप देखते गए वो आपके पास आता गया, एक्चुअल में ये एंगल बन रहा होगा एक तरीके से, ऐसा कुछ। अरे हाँ या ना? तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आएगा कि ये एंगल बढ़ता जाएगा, और एक फिक्स एंगल पर क्या आपको दोनों चीजें अलग अलग नजर आ जाएंगी? अरे हाँ या ना? उस चीज को बोलते हैं विभेदन। पहले तो शब्द का अर्थ समझें आप खाली, कि विभेदन का मतलब है चीजों को अलग अलग देख पाना, चीजों को अलग अलग देख पाना। हमें हेडिंग पढ़नी है कोणीय विभेदन। क्या पढ़ना है? तो क्या परिभाषा होगी बताओ? कोणीय विभेदन मतलब कोण के रूप में परिभाषा होगी, किसी भी उपकरण का वह न्यूनतम कोणीय पृथक्करण। थोड़ा आसान बात करता हूं। किसी भी उपकरण के लिए वह न्यूनतम कोण जिस पर वस्तुओं को अलग अलग देखा जा सके, पृथक पृथक देखा जा सके, क्या कहलाता है? कोणीय विभेदन। शब्द का अर्थ निकालो। विभेदन का मतलब वो वस्तुओं को अलग अलग देखना, हाँ या ना? और जिस कोण पर कम से कम कोण, भाई पास में जाके देखूंगा, ट्रक के सामने खड़ा हो जाऊंगा तो मुझे दिखेगा ही ना दो लाइट अलग अलग हैं, पर वो दूरी देखो, अभी मैं बिल्कुल पास हूं तो एंगल बहुत बड़ा बन रहा होगा,
जैसे जैसे दूर जाऊंगा तो एंगल कम होगा कि नहीं होगा बताओ। तो वो न्यूनतम कोण जिस पर वस्तुओं को अलग अलग देखा जा सके क्या कहलाता है? कोणीय विभेदन। और एक नाम आता है विभेदन क्षमता। विभेदन क्षमता, कोणीय विभेदन का व्युत्क्रम, कोणीय विभेदन का व्युत्क्रम। ये बताओ आपने दूरदर्शी लिया, दूरदर्शी कि दूर की वस्तु देखी अपन ने। एक तो वस्तु मुझे 2 किलोमीटर, कोई साधन आ रहा था, उसकी 2 लाइटें थी, आप तो दिमाग वही मानिए। एक दूरदर्शी से तो मैंने 2 किलोमीटर दूर से देख लिया, मुझे वो लाइटें अलग अलग 2 किलोमीटर दूर पर दिख गई। एक दूरदर्शी दूसरा था, तो हल्की क्वालिटी का था, उससे वो 2 किलोमीटर पर देख रहा था, तो वो दोनों लाइटें एक संग दिख रही थी। मतलब अभी तक कोण विभेदन हुआ नहीं है शायद। जब वो पास आया और जब दूरी 1 किलोमीटर रह गई, तब दूसरे उपकरण ने उनको अलग अलग दिखाया। पहले उपकरण ने कहाँ दिखा दिया उनको? 2 किलोमीटर दूर पे ही, मतलब कम एंगल से देख लिया था। तो उसने पास में आ गया तो एंगल बढ़िया होगा ना। दूसरे ने ज़्यादा एंगल से देखा। किसकी क्षमता ज़्यादा है विभेदन की? पहले वाले की, क्योंकि उसका कोण क्या है? कम। जो उपकरण जितने कम कोण से चीज़ को देख लेगा, उसकी विभेदन क्षमता उतनी क्या होगी? ज़्यादा। तो विभेदन क्षमता की परिभाषा है विभेदन सीमा का व्युत्क्रम। इसका सूत्र भी बना सकते हैं अपन, देखो कहाँ चाहिए। हेलो, तो दिन में तुम 10 बार क्यों फोन करो मैडम? 2 बार आदमी ने काट दिया, 5 बार आदमी ने काट दिया, तो यार दिन भर। हाँ भाई देखना, होगा कोई जुगाड़। अरे कंपनी से कहीं सीरियस ले जाओ है। कोण निकालना है। कोण का सूत्र चाप बटे त्रिज्या। भाई बहुत दूर तो चीजें होंगी नहीं, तो ये जो चाप है, डिस्टेंस स्मॉल डी ले लें क्या? एक तरीके से अपन सोर्सों के बीच की दूरी स्मॉल डी लिया करते थे, हाँ है ना। और इसे क्या मान लें अपन? कैपिटल डी मान लें। शायद बुक में एफ माना हुआ है, इसको देखना एक बार। स्मॉल एल और कैपिटल स्मॉल डी मान रखें, सॉरी बुक की लैंग्वेज बढ़ा दो। इसको स्मॉल एल माना है बुक ने, और इस दूरी को क्या माना है इन्होंने? स्मॉल डी। तो कोणीय विभेदन का सूत्र क्या होगा बताओ आप? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। चाप काम कर रहा है एल, और त्रिज्या का एक तरीके से काम डी कर रहा होगा शायद, सेंटर मान लें तो कोणीय विभेदन का सूत्र हो जाएगा एल अपॉन डी, और विभेदन क्षमता का हो जाएगा डी अपॉन एल। कोणीय विभेदन का ही एक सूत्र और है, सीधे याद कर लेना, 1.22 लैम्बडा अपॉन कैपिटल डी। एक बार 2 एक परिभाषाएं लिखो, हेडिंग रखें पहले तो आप। कोणीय विभेदन, कोणीय विभेदन। देखिए किसी उपकरण के लिए, थोड़ा सही परिभाषा लिखा दें, किसी उपकरण के लिए, किसी उपकरण के लिए, किसी उपकरण के लिए क्या करना है? वह न्यूनतम कोणीय पृथक्करण, समझ गए आप? न्यूनतम कोणीय पृथक्करण का मतलब, न्यूनतम कोणीय पृथक्करण जिस पर वस्तुओं को अलग अलग देखा जा सके। वस्तुओं को अलग अलग देखा जा सके। कोणीय विभेदन कहलाता है।
विभेदन शब्द का अर्थ समझना आप तो है ना, विभेद करना, चीजों को अलग अलग देख पाना। सूत्र को थीटा बराबर क्या बन रहा है यहां से, एल अपॉन स्मॉल डी बराबर 1.22 लेमड़ा बटे कैपिटल डी, सीधा काम आ सकता है। डब्बे बंद कर दो और डायग्राम बोर्ड बना लो आप, जो बना हुआ है एक बार सहायता के लिए। ये हुआ कोणीय विभेदन है ना, ताकि ये पता रहे अपने को, ये पता रहे अपने को कि एल क्या चीज है और स्मॉल डी क्या है। हो गया। अरे हल्का रफी डायग्राम बना लो ऐसे ही। और नेक्स्ट हेडिंग लिखे यहां पे विभेदन क्षमता, विभेदन क्षमता, विभेदन क्षमता। इसमें लिखो कोणीय विभेदन का व्युत्क्रम, कोणीय विभेदन का व्युत्क्रम, कोणीय विभेदन का व्युत्क्रम विभेदन क्षमता कहलाता है। विभेदन क्षमता कहलाता है। ठीक है। अगला लिखें आप, सूत्र लिख लें इसका, विभेदन क्षमता बराबर एक बटे कोणीय विभेदन, एक बटे कोणीय विभेदन, बस पर्याप्त है ना, इससे काम चला लेंगे और आपका ये चैप्टर भाई समाप्त हुआ है ना। कभी कभार पर्दों की बात करें तो पर्दों के बीच की दूरी के रूप में सूत्र लगाएंगे अपन, सवाल कराएंगे क्या इसका है ना। अब सुनो, बुक है तुम्हारे पास में, तो मैं जिनके पास नहीं है वो पन्ने में लिख ले जाना, कौन कौन से क्वेश्चन नहीं करने वो कैंसिल करवा रहा हूँ ना। देखो पन्ना में लिख ले, कर ले, लिखो लिखो लिखो। देखो थ्योरी तो जो मैंने पढ़ाई है वो पढ़ लेना है ना। चैप्टर में 3 हिस्से थे, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण। ध्रुवण हट गया है, पूरा नहीं पढ़ना है। पेज नंबर 294 पे है ध्रुवण। 294 से 295, 96, 97, 98 तक नहीं पढ़ने। पेज नंबर 294 से 298 तक नहीं पढ़ने। क्लियर है? ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है ना, एक से 12 करने हैं, 13, 14, 15, 16 नहीं करने। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से 12 करने हैं, 13, 14, 15, 16 नहीं करने हैं। अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन नंबर 11 नहीं करना है। ठीक है। लघुत्रात्मक 7, 8 नहीं करने हैं। निबंधात्मक जो प्रश्न है 6, 7, 8, 9 नहीं करने हैं। 6, 7, 8 और 9।
आंकिक प्रश्न में 5, 6, 7 नहीं करना है, 5 नहीं करना, 6 नहीं करना और 7 भी नहीं करना है। क्लियर? बस इतना ही। तो मैं आपको काफी क्वेश्चन तो करवा चुका हूं ना इसके। आप निकाले पेज नंबर 300, कुछ क्वेश्चन कर ले, टाइम बचा हुआ है उसमें। पेज नंबर 300 ले जा, खड़े ले जा, पेज नंबर 300 निकाले भाई। पेज नंबर 300 निकाल लिया। पहला ऑब्जेक्टिव हुआ, आप लोगों ने क्वेश्चन किए ही नहीं भाई, करे स्टूडियो लाइन पे। चलो मैं कराता हूं। अभी तो व्यतिकरण की घटना को दर्शाने के लिए हमें 2 स्रोतों की आवश्यकता होती है जो विकिरण उत्सर्जित करते हैं। पहला ही आंसर हो गया भाई, समान आवृत्ति और निश्चित कालांतर। बहुत इजी क्वेश्चन है। सेकंड याद करना पड़ेगा आपको, पढ़ लो। परवलयाकार होती हैं। यंग के द्विसलिट प्रयोग में एक वर्णी प्रकाश स्रोत प्रयुक्त किया गया है। पर्दे पर प्राप्त व्यतिकरण फ्रिंजों का आकार, ग्राफ याद है? ग्राफ है। परवलय से बनाया था मैंने ऐसे, अरे हाँ ना, ऐसे परवलयाकार के होंगे। तीसरा पढ़िए, व्यतिकरण के किसी प्रयोग में पर्दे पर किसी बिंदु पर 700 नैनोमीटर के प्रकाश प्रयुक्त करने पर लैम्बडा 700 नैनोमीटर है क्या? तीसरी चमकीली फ्रिंज प्राप्त होती है। बहुत बढ़िया। उसी बिंदु पर 5वीं चमकीली फ्रिंज प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रकाश स्रोत की तरंग दैर्ध्य क्या होगी? कि बताया क्या है? n1 लैम्बडा 1 बराबर n2 लैम्बडा 2। ये वही दूरी वाले कॉन्सेप्ट है, दिमाग लगाओ। अरे सुनो, कोई दूरी फिक्स कर ली, लैम्बडा 1 के लिए n1 भी है, तो लैम्बडा 2 के लिए कौन सी होगी? तो लेवल तो वही लग रहा है ना जो मैं समझाया था आपको। और कर पाओगे आप इसको? कर लेंगे सब? कर लेंगे मतलब किया नहीं है अभी तक, है ना? पूछना है किसी को? n1 लैम्बडा 1 बराबर n2 लैम्बडा 2 है। हाँ तो कैसे पूछिए है? कैसे बोलना चाहिए तो बता। क्वेश्चन नंबर 4। इस शुक्र पुकुड़ की आवाज कैसा है तुम्हारे क्लास में? का चक्कर है? यंग द्विस्लिट प्रयोग में यदि स्लिटों की चौड़ाई का अनुपात 4:9, ध्यान सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 14 इंपोर्टेंट लगाओ आप। देखो आपको किसका अनुपात दिया है? स्लिट चौड़ाई का अनुपात। पता है क्या है ये? I1 बटे I2। मेरी बात समझना ध्यान से, कैसे सुनना, बस यही सब, यही लाइन इसमें इंपॉर्टेंट है। बच्चा पता नहीं क्या क्या अनुपात सोचा, इसके बारे में सोचो। तीव्रता का मतलब क्या है वैसे देसी भाषा में बात करें तो? मतलब किरणों की संख्या कह सकता हूं क्या? सुबह सुबह प्रकाश की मात्रा कम होती है, तीव्रता कम होती है, क्योंकि प्रकाश किरणें कम पहुंचती हैं। अभी तीव्रता बहुत ज़्यादा है। तीव्रता का देसी अर्थ है प्रकाश किरणों की संख्या। स्लिट चौड़ाई, स्लिट बहुत सुकड़ी सी है तो शायद कम किरणें बाहर निकलेंगी, और स्लिट चौड़ी हो गई तो स्लिट चौड़ाई का मतलब सीधा सा है तीव्रता से। किससे है? तो लिखो आप चौथे का आंसर लिखना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप लिखें।
I1 बटे I2 बराबर 4/9। अब सवाल में कोई दम नहीं है। उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट की तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा? I मैक्सिमम बटे I मिनिमम बराबर क्वेश्चन मार्क। कर पाओगे क्या? कैसे करेंगे? बहुत तरीके हैं, बताओ कैसे करना चाहोगे? एक तो ये है कि आयाम का अनुपात निकाल लो, उसके रूप में आंसर लोग बोल दो, या सीधा तीव्रता सूत्र लगा दें आपको तो लगा दो। तो लगो I मैक्सिमम बटे I मिनिमम बराबर, I मैक्सिमम सूत्र बोलो, रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। ओहो शाबाश, गुड, वेरी गुड, जीनियस। तो तुम्हारी क्लास में इतने कहाँ से आ गए? अलग अलग अंडर रूट में दोनों, नशे मत रह करो। अरे भगवान, तुम्हें तीव्रता का सूत्र याद ना है? I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस फाई। समपोशी में कॉस फाई का मान प्लस का 1 होता है, और तीव्रता अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर होती है। नालायक करेंगे जिंदगी। करो करो, कैसे करेंगे बताओ, करके देखो। आपको शायद I1 बटे I2 दे रखा है क्या? कितना है? 4/9। बोर्ड में देख लो एक बार, ये समझ में आया क्या? अरे ये समझ में आया क्या? क्या करना चाहिए? ऊपर नीचे रूट I2 को भाग दे दो, कॉमन ले लो, भाग दो, कुछ भी कर लो। क्या ये I1 बटे I2 का रूट प्लस 1, और क्या ये I1 बटे I2 का रूट -1 का होल स्क्वायर? इसका मान 4/9 है। 4/9 का रूट कितना बाहर आएगा? 2/3 प्लस 1, 2/3 -1 का होल स्क्वायर। 3 ने 3 को मार दिया, 5 बटे माइनस का 1, 25/1। आंसर चेक करो, स्क्वायर करेंगे तो चेक करो, चेक करो, 25/1 आंसर आएगा। रिफ्रेशर है किसी के पास? तो रिफ्रेशर वगैरह देखना, 25/1 आंसर आएगा कन्फर्म। इसमें क्या आंसर है? 96/25 हो गया, गलत हो गया वो, कैलकुलेशन सही किया ना, वो देख लेना, बस सही है। नहीं मुझे पता है ना, मैंने किया तो सही है, गलत कैसे होगा? 25/1 से। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लेना है ना। मतलब याद रखने योग्य बात क्या है इसमें है कि फ्रिंज चौड़ाई का मतलब है तीव्रता। फ्रिंज चौड़ाई सॉरी स्लिट चौड़ाई। पांचवा, हुआ कि नहीं हुआ, किया नहीं किया, क्या स्थिति बताओ? पांचवा पूछना है। द्विस्लिट प्रयोग में दो भिन्न भिन्न तरंगदैर्घ्य का प्रकाश काम में लिया गया है। एक पीले रंग का है 600 नैनोमीटर का, इसके लिए तीसरे क्रम की चमकीली फ्रिंज की स्थिति, दूसरे रंग के प्रकाश के लिए चौथे क्रम की। वही क्वेश्चन है, n1 λ1 बराबर n2 λ2। ये समझ में आया कि नहीं आया? वो एक बार जो एग्जाम्पल नंबर था ना, वो कौन सा 12.5, वहां से तो स्टार्ट हुई थी कहानी। सबसे इंपॉर्टेंट वही रीजन है, वो समझ जाओ, फिर तो बच्चों वाली चीज़ है मेरे हिसाब से तो ये। अरे क्लियर है? वैसे असली कॉन्सेप्ट तो n1 β1 का होता है ना, उससे निकल के आता है एक n1 λ1, n लैम्बडा कॉन्स्टेंट। छठा नहीं हुआ होगा आपसे? छठा हुआ? बहुत सरल क्वेश्चन था ये। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में प्रकाश की अधिकतम तीव्रता I मैक्स है, तो पथांतर λ/2 पर तीव्रता कितनी होगी? देखो सुनो, जब पथांतर λ/2 होगा ना, तो व्यतिकरण तो विनाशी होगा ना। ऐसे ना समझ में आए, बहुत तरीके हैं, सबसे सरल तरीका यही है, रहने दो। λ/2
व्यतिकरण की बात कर रहा हूँ। व्यतिकरण में जब पथांतर लैम्बडा बाई 2 होगा तो समपोषी क्या विनाशी, और विनाशी में तीव्रता, खेल खत्म। 7वां, निम्न में से, और की बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे भाई ना, और ऑब्जेक्टिव आपको डायरेक्ट दिखेंगे, इनमें से मेरी गारंटी है 10 क्वेश्चन तो कम से कम, तो इससे सबको अच्छे से पढ़ जाए एक बार। अगर ऐसे आंसर सही दिख जाए आंसर तो बिना सॉल्व करे टिक मार्क हो जाएगा एक बार तो, है ना। 7वां, निम्न में से कौन सा कथन सबसे सही समझाता है कि अधिकांश परिस्थितियों में ध्वनि का विवर्तन प्रकाश के विवर्तन से ज्यादा संभाव्य होता है। वही कोटि वाला कॉन्सेप्ट है, पढ़ो। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है ना, ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य होती हैं, बिल्कुल नहीं। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ध्वनि की तुलना में बहुत कम होती है, यही रीजन है, क्योंकि सामान्यतः मीटर कोटि के द्वारक मिल जाते हैं ना। सही है। 8वां, वैसे क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक सी है, पहले और दूसरे क्वेश्चन एक जैसे हैं, ए और बे ऑप्शन, आंसर तो ए और बे से होगा, प्रबल है। देखो सह क्यों नहीं होगा, क्योंकि फ्रिंज कभी आयताकार तो बनती नहीं है। आपको सर दे भी तो परवल है, पर दे एक ही परवल है, क्योंकि फ्रिंज तो बहुत सारी बनी होंगी, है ना। अरे दे ऑप्शन में एक फ्रिंज बन के रुक गई ना। और देखो ए और बे को ध्यान से देखो, इसने फ्रिंजों को आगे बढ़ाने का काम किया कि नहीं किया, और दोनों की शक्ल एक जैसी है मेरे हिसाब से। तो आपको सब एक बड़ी और एक छोटी है, ये क्या हमें क्या पता है कितनी बड़ी बनेगी कितनी छोटी बनेगी। तुलनात्मक 2-3 होती तो हम शायद तुलना भी कर पाते, और नहीं समझ में आया। ए भी आंसर है और बे भी आंसर है। नवा देखना आप, आज का विवर्तन का क्वेश्चन है, मैं कराता हूं, सुनना आप ध्यान से। स्लेट द्वारा 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश विवर्तित होता है। क्या आपको लैम्बडा दिया हुआ है तो लिखो, अपने लिखो, जहां भी लिखते हो वहां लिखो, लैम्बडा बराबर 5000 एंगस्ट्रॉम। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 9, लैम्बडा 5000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। विवर्तन प्रतिरूप में 5वां निम्नलिखित n बराबर 5, n बराबर 5 केंद्रीय उच्च से 5 mm दूरी पर बनता है। बाई अरे केंद्र मतलब पर्दे की दूरी की बात करवा रहा है, 5 mm। यदि पर्दे व स्लिट के बीच की दूरी कैपिटल D 1 मीटर, स्लिट चौड़ाई, देखो एक चीज सिखा दूं, मैंने एक ऐसा कोई लॉजिक आप चला के नहीं पढ़ाया, सुनना। आपको देख के लग रहा होगा कि सवाल तो विवर्तन का है, 25 निमिष बोल रहा है ना, हम व्यतिकरण मान के सॉल्व कर देंगे इसको। इसने कहा है स्लिट चौड़ाई, जो स्लिट की चौड़ाई है, क्या उसको स्मॉल डी बोल सकते हो कंपेयर किया जाए तो। आप व्यतिकरण और विवर्तन की तुलना करो, पर्दों के बीच की दूरी यहां भी डी वहां भी डी, पर्दे पर दूरी यहां भी बाई वहां भी बाई। व्यतिकरण में तो स्लिटों के बीच की दूरी बोलेगा स्मॉल डी, और विवर्तन में झर्री की चौड़ाई स्मॉल ए एक ही चीज है एक तरीके से। तो स्मॉल ए बराबर क्वेश्चन मार्क, ये ज्ञात करनी है क्या, अरे ये याद करना है क्या, स्मॉल ए बराबर क्वेश्चन मार्क। सवाल उच्चिष्ट का है कि निम्निष्ठ का है, अरे उच्चिष्ट के निम्निष्ठ है, निम्निष्ठ लिखो। बाई स्मॉल डी बाई कैपिटल डी बराबर बाई स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी बराबर, और निम्निष्ठ के लिए क्या लगाना पसंद करोगे, एन लैम्बडा के 2n + 1 लैम्बडा बाई 2, एन लैम्बडा कर दो, खेल खत्म। तो मैं कुछ समझ नहीं आया भाई, मैंने कैसे कैसे जुगाड़ बैठाया। देखो मेरे तो देखना था, हमारी बुक में भी कोई भी हेडिंग नहीं दी है जो मैंने पढ़ाएंगे उनके अलावा। सुनना,
आगे होता है, होने का विवर्तन बहुत होता है। मेरे दिमाग में वो पथांतर चल रहा था विवर्तन वाला, बाई स्मॉल डी बटे कैपिटल डी है ना, सॉरी स्मॉल डी को स्मॉल ए लिखो यार, स्मॉल ए आएगा ना तो। अरे व्यतिकरण की बात करता तो बाई स्मॉल डी बटे कैपिटल डी, ऐसा ही पथांतर अगर मैं विवर्तन में बोलना चाहूं तो बाई स्मॉल ए अपॉन कैपिटल डी। अब बराबर की बात करें, दीप्त अदीप्त की बात करता, सुन लो पहले, करने से पहले कुछ भी नहीं है इसमें। ये दीप्त फ्रिंज की बात करता बराबर एन लेमड़ा, अदीप्त की बात करता 2n + 1 लेमड़ा बाई 2, निम्निष्ठ की बात की है इसलिए एन लेमड़ा, उच्चिष्ट की कर रहा होता तो 2n + 1 लेमड़ा बाई 2, जमा उत्तर निकाल के लाओ। चलो एन लेमड़ा कर दो, ये निकाल लो, पहले ए का सूत्र, फिर सारे मान कन्वर्ट कर करके अपने आप जो आना है वो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। क्या आंसर आया? 0.5 mm। कोई नया लॉजिक लगाया क्या अपन ने? बस जुगाड़, ठीक है। अगला पढ़े, लिखो लिखो लिखते जाओ। सूक्ष्म तरंग जिनकी तरंग 0.52 मीटर, लेमड़ा लिखो, 10 में लेमड़ा, एक पुंज इतनी चौड़ाई के आयताकार छिद्र की ओर स्मॉल ए, लेमड़ा लिखो पहले, स्मॉल ए लिखो, परिणामी विवर्तन प्रारूप छिद्र से 8 मीटर दूर दीवार पर प्रेक्षित, तो दीवार पर्दा बन गई ना, कैपिटल डी। प्रथम एवं द्वितीय कोटि की बाहरी फ्रिंजों के मध्य की दूरी क्या होगी? बाई 2 - बाई 1, बाई 2 - बाई 1 बराबर क्वेश्चन मार्क। इसमें अरे कुछ करेक्शन हो रहा है पढ़ने किताब में, नहीं हो रहा है? सुनो सुनो, एक डाउट है, इसने ये नहीं बताया ना कि फ्रिंज कैसी है। अरे फ्रिंज के बारे में कोई जानकारी छोड़ दी है, किसी में करेक्शन नहीं हो रहा, ये देना डालिए, एक बार देना। दसवां है ना, इसने काम में लिया है, सुनना, वो लेमड़ा बाई 2 वाला कॉन्सेप्ट, मतलब उच्चिष्ट, तो इसको बोलना होगा भाई ये शब्द, और इसमें लिखा हुआ भी लैंग्वेज सुनना, सुन लो भाई एक बार। केंद्रीय उच्चिष्ट से प्रथम उच्चिष्ट की दूरी यदि बाई 1 हो तो बाई 1 बराबर इतना, मतलब उसने बोला है पहला उच्चिष्ट, पर सवाल में कहीं नहीं बोला कि उच्चिष्ट है। हाँ, इस रेफरेंस में बोला हुआ है भाई, प्रथम व द्वितीय कोटि की दीप्त फ्रिंजों के मध्य की दूरी क्या है? ये शब्द बाह्य ना, बाह्य है, बाह्य को काटकर आप उच्चिष्ट करो, बाह्य को काटकर आप उच्चिष्ट करो। आप क्वेश्चन कर पाओगे? अरे कर पाओगे क्या? करके दिखाओ। नॉर्मल पथांतर तो आप लीजिए, बाई स्मॉल ए
बटा कैपिटल डी बराबर रो ने कहा तो रो 2n + 1 λ/2। हाँ या ना? बाई निकालो बाई। अरे सवाल करना सीखो रे, रटोगे तुम तो। बाई निकाल लिया? अरे बढ़िया, बाई आ गया। तो आपको बाई 2 - y1 चाहिए ना? अब तो देखो बाई 2 - y1 बराबर, एक बार तो सूत्र में n की जगह 2 जमा दो, एक बार 1 जमा दो, मान जमाओ, कॉमन लो, उत्तर दिख जाएगा आपको। तो उत्तर बताओगे कोई जल्दी से? अरे एक बार 2 जमा लो, 1 जमा लो, कुछ कॉमन ले लेना। नॉर्मल जो पथांतर होगा वो बाई अरे लेमड़ा कितना था बोलना? कितना? 0.352। ए कितना था? ए सॉरी कैपिटल डी, और ए 0.35। देखो 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 देखो, मीटर में ये ना ऑलरेडी 2 पॉइंट खा गए, ऊपर 5.2 दिखा, 5.2 का 8 से गुना करेंगे तो 8 2 16 6 लगे 1, 8 5 40 41.6 बटे 35, 35 एकम 35, 5 6 66 पॉइंट लगा दिया अपन ने। 70 नहीं हुआ ना पूरा, 2 से कम, 1 पॉइंट कुछ, क्या आंसर है? 1 पॉइंट